Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी लेसन रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले आपको इसका विषय प्रवेश देखिए। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो प्रस्तुत एकांकी है, इसमें जो एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, उन्होंने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की विचारधारा पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया गया है, नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया गया है। यहाँ सबसे पहले एकांकी है, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो राम स्वरूप है वो उमा के पिता है। राम स्वरूप की पत्नी का नाम है प्रेमा। ये तीन एक परिवार के लोग हैं। दूसरा आपको बताया गया है कि इसमें एक गोपाल प्रसाद हैं जिनके बेटे का नाम है शंकर, और शंकर जो है और नवयुवक हैं, और प्रेमा जो है राम स्वरूप की जो बेटी है नवती है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को राम स्वरूप के घर पर उमा को देखने के लिए आते हैं कि शादी के लिए, शंकर की शादी के लिए उमा के घर पर आते हैं और उमा को देखने के लिए इस तरह से आते हैं। इसी के बारे में चर्चा की गई है। आगे हम देखेंगे। देखिए, प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी, उमा राम स्वरूप की बेटी अर्थात प्रेमा की बेटी। आगे दिया गया राम स्वरूप, इनमें एक नौकर है जिसका नाम है रतन। आगे दिया गया गोपाल प्रसाद और उनके बेटे का नाम है शंकर। इस तरह से पात्र परिचय है। सबसे पहले बच्चों देखेंगे, इसमें कैरेक्टर देखेंगे। रतन राम स्वरूप का नौकर है। एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र का मतलब है कि मीडियम एज के हैं, अर्थात कौन है और राम स्वरूप हैं। एक तख्त को, तख्त मीन्स लकड़ी का चौकी, एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर जो रतन है ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप रतन को बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। रतन राम स्वरूप से पूछते हैं, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है और ही की आवाज़ करता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा राम स्वरूप की पत्नी, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, नाराज होना, यहाँ मुहावरा है, मुंह फुलाना नाराज होना। तो प्रेमा कहती हैं कि उमा की शादी के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी जो है, प्यारी बेटी जो है उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का मतलब यहाँ पर है ठीक ठाक से आना, ढंग से आना। करीने का मतलब ढंग से करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? प्रेमा पूछती, और लड़का क्या चाहता है? राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। इसका मतलब बाप शेर, बाप जो है उससे बढ़ चढ़ करके बेटा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करो मजबूरी है। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में बोलता है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, वह आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई?
गोपाल प्रसाद कहते हैं खखार करके, गले को थोड़ा साफ करते हुए, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब हो करके, मुखातिब होने का मतलब है उनके सामने होना, मुखातिब होना के सामने होना या उनकी तरफ अपना चेहरा करना। आगे बताया गया, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड, वीकेंड मतलब शनिवार सप्ताह के अंत में वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब यहाँ पर बताया गया, जैसे बुक में, टेक्स्ट बुक में मार्जिन खींचा जाता है, थोड़ा जगह रखा जाता है, तो यहाँ पर बताया गया मार्जिन का मतलब यहाँ पर अर्थ है अंतर। गोपाल प्रसाद, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अर्थात यहाँ पर बताया गया गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहना चाहते हैं बिजनेस की बात करने का मतलब कि लेन देन की बात हो जाए, शादी की बात हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस? फिर समझ जाते हैं, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। तकल्लुफ़ का मतलब यहाँ पर बताया गया कि शिष्टाचार, तकल्लुफ़ का मतलब यहाँ पर है शिष्टाचार। आप यह सब क्या शिष्टाचार कर रहे हैं, ये सब शिष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ का मतलब यहाँ पर बताया गया आपको कि विराजना, कोई अच्छी चीज़ काम से आए हैं। आगे दिया गया, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ। शंकर कहते हैं कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं झुक कर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने, ब्याह का मतलब शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश वर्ड है बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको बिलाती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। चीनी का मतलब यहाँ पर शक्कर, शुगर जिसको हम बोलते हैं। शंकर खखार कर, खखारना में होता है गला साफ करना। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों, शक्कर लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार तो जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद कहते खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर इस बात पर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले चूँ भी ना करेंगे। चूँ करना मतलब आवाज़ करना, लोग आवाज़ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी मतलब प्लेट गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर के, मुंह सामने करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर, किस मामले में। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में बोल पड़ते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। और जायचा, जन्मपत्र जिसको बोलते हैं कुंडली, जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, और मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ,
मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिताजी को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा देख करके बोलते, एक साथ चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपका करके थोड़ा डरते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंख दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, आपसे बताया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के साथ पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है, चमक है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है। झेंपना मीन्स होता है शर्माना या शर्मिंदा होना, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख करके अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है दीवारों पर, कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी है। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। जिम्मे का मतलब जिम्मेदारी, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? तो उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। जब उमा कुछ बोलती नहीं तो गोपाल प्रसाद थोड़ा निराश हो जाते हैं, अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, कहने का मतलब जीता है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, रूखी मतलब थोड़ा कठोर आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुँह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर के, जोश में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज़ में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, माप जोख कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप इस बात पर चुप रहते हैं। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। दगा का मतलब धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है, ग्रेजुएट है, और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक का मतलब एसएससी, 10वीं तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के लाडले
बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। थैंक यू।